ये आरबीटी टॉपिक से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं। मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक से अधिक सही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके सेंटर पर हमने फोर्स लगाया है। बहुत इजी ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं। प्योर रोलिंग कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो एक सॉलिड सिलेंडर के लिए हैं और होलो सिलेंडर का भी डिस्कस किया है और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन के बारे में बात की है। तो हम एक बार मान लेते हैं कि प्योर रोलिंग के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका प्योर रोलिंग के हिसाब से आएगा ए बाय आर। मतलब एक्सेलरेशन ए मान लिया तो प्योर रोलिंग इसलिए ए बाय आर अल्फा हो गया। तो एक इक्वेशन आपकी हो जाएगी न्यूटन्स लॉ वाली, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो एफ इंटू आर आई इंटू एल्फा की जगह रख देंगे ए बाय आर, प्योर रोलिंग है। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल्फा इंटू ए, आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आ जाएगी जिसमें से एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं अब। लिखा है कि फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर सेम एफ लगाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि सॉलिड सिलेंडर है कि होलो सिलेंडर है। तो उसमें हमारा जवाब ये है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सॉलिड सिलेंडर का डिफरेंट होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और होलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होता है। तो हमारा एक्सेलरेशन जो इस इक्वेशन से आ रहा है वो डिफरेंट आएगा। तो डज नॉट डिपेंड वाली बात गलत हो गई, ये तो डिपेंड करेगा, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर अगला लिखा है कि फॉर सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज दिस। प्योर रोलिंग करते हुए मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन लाना चाहते तो आप इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे म्यू एम जी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर की बात की गई है तो वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ए बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एम से एम हट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू जी। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर इसको सॉलिड सिलेंडर मान लिया जाए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन 2 म्यू जी होगा प्योर रोलिंग रखते हुए, इसलिए ये सही बन रहा है, इसको मान लेंगे। फिर अगला स्टेटमेंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। ऑलवेज कहाँ रहा है, ये तो आपके फोर्स के लगाने पर डिपेंड करेगा। ये एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा आएगा एक्सेलरेशन डिपेंडेंट होगा। तो ये कहना है कि एक्सेल मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एम जी होगी, वो नहीं होगी, ये स्लाइड करने वाले इंस्टेंट पर लगी। फिर इसका डी ऑप्शन लिखा हुआ है कि फॉर ए थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर एक्सेलरेशन इज दिस। तो एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एम आई की जगह एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। तो होलो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो होलो सिलेंडर का एक्सेलरेशन आ गया एफ बाय 2m। तो एफ बाय 2m इसमें दे रखा है, इसलिए ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी एंड डी। ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और टीआईआर से संबंधित है। देखिए इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पर हमारे को 3 अलग अलग मीडियम दे रखे हैं। एक फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और उसके पैरेलल में एक दूसरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और उसके आगे वाला एयर, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तीसरे वाले मीडियम की 1 हो गई। क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ से एक लाइट आ रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और थीटा के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया कि साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/n1 से ज़्यादा है। तो इसके बाद में हमको
इन 4 ऑप्शंस को देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो अपन को सही वाले सेलेक्ट करना है। तो द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1। तो पहले इसी स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। जब इसमें कहा गया कि n2 बराबर n1 हो गया तो ये एक ही मीडियम हो गया, एक ही मीडियम हो गया तो ये लाइट सीधी सीधी आगे चली जाएगी। जब सीधी सीधी आगे चली जाएगी तो ये थीटा वैसा का वैसा थीटा यहाँ बन जाएगा। अब एयर मीडियम में जाएगी कि नहीं जाएगी, यहाँ पे अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इधर वाले मीडियम में इसका एंगल आर आ गया, तो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लग जाएगी n1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू आ गई n1 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में लिखा है कि साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। तो साइन थीटा को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। तो 1/n1 प्लस डेल्टा, ऐसा कुछ वैल्यू मान लेता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 1/n1 प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे साइन आर n1 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 1 प्लस n1 डेल्टा। तो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये बात इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना घटेगी नहीं, रिफ्रैक्शन की घटना घटेगी नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइट का TIR हो जाएगा और यहीं से घूम जाएगी। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है कि द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1, ये तो गलत बात हो गई। अगर ये n2 n1 के बराबर होगा तो ये लाइट उस वाले मीडियम में नहीं जाएगी, यहाँ पर TIR होगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज लेस देन n1। अगर n2 n1 से छोटा है तो उस केस में क्या हो गया, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, n2 n1 से छोटा है तो ऐसा होगा। तो इसमें दो तरह के केसेस बनेंगे कि n2 n1 से छोटा है तो दो केस बन रहे हैं। पहला केस कि लाइट इनका क्रिटिकल एंगल कुछ ऐसा आ जाए कि लाइट यहीं के यहीं घूम जाए, तो उस वाले केस में तो ये इस मीडियम में आ ही रहा है। सेकेंड केस कि लाइट उस वाले मीडियम में चली जाए, तो इस वाले मीडियम में जाने के बाद में भी हमारे पास स्नेल्स लॉ की इक्वेशन सीधी सीधी लगती है। जैसे हम इस तरह से डायग्राम बनाएं, ये 3 मीडियम है, तो यहाँ से लाइट अगर जा रही है इस तरह से, तो हम ये जानते हैं पहले से ही कि हम डायरेक्टली यहाँ से और वहाँ लगा सकते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल आर है, तो ये इक्वेशन हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो n1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन आर। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया है यहाँ पर कि यहाँ पर TIR होगा। तो अगर यहाँ पर TIR नहीं हुआ और लाइट आगे निकल गई तो आगे TIR होगा। तो अगर n2 की वैल्यू n1 से छोटी है तो n1 में लाइट लौट करके आएगी, तो लौट करके आएगी या तो यहीं से आ जाएगी या फिर ऐसे करके आएगी कि यहाँ से आगे जा करके इसके बाद ये TIR होगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। अगर n2 n1 से बड़ा है तो इस मीडियम से उस मीडियम में लाइट जाएगी। फिर वापस से स्नेल्स लॉ की इक्वेशन हम जानते हैं कि इससे सीधे उस पे लगाना चाहेंगे, तो फिर वापस यही इक्वेशन बन जाएगी n1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन आर। यहाँ से सीधा वहाँ लगा सकते हैं हम चाहें तो, भले बीच का एंगल बदल रहा हो। आप 2 बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे, एक बार यहाँ और यहाँ, तो एक तरह से इक्वेशन ये बनेगी n1 साइन थीटा n2 साइन थीटा 1 और 1 साइन आर। तो इसमें आर पॉसिबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वापस लौट करके आएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, ये लाइट वापस लौट करके आएगी।
द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज 1। अगर n2 1 है तो ये वाला वही वाला केस हो जाएगा, इसलिए ये भी सही हो गया, इसलिए इसके आंसर बी सी डी हो गए हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा आरबीडी का एक सवाल है, तो देखते हैं कि इसमें क्या कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.2 kg, जो पहले रेस्ट में है, वो एक्स वाई प्लेन पे दे रखा है, जिसमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट -l और वाई कोऑर्डिनेट -h, यानी एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। एल की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 और एच की वैल्यू 1 दे रखी है। तो मैं इसके लिए एक डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट। तो शुरुआत में पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट -10 और ये -1, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -10 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका -1 है। तो पार्टिकल एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर है और इस जगह पर वो रेस्ट में है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल का मास 0.2 kg है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, ठीक है, और मास इसका 0.2 है। अब कुछ ऑप्शंस हमसे पूछे गए हैं, उसके हिसाब से हमको जवाब देना है। तो पहला सवाल ये कि पार्टिकल अराइव्स एट द पॉइंट x पॉजिटिव में l और y -h हो गया, यानी कि इस पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं जब x की वैल्यू +10 हो जाएगी और y की वैल्यू -1। तो यहाँ पर वो t = 0 पर है, तो यहाँ पर वो कब पहुँचेगा? तो क्वेश्चन में इसका एक्सेलरेशन हमको 10 दे रखा है और ये -10 से +10 तक जा रहा है, तो ये 20 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप लिख सकते हैं 20 = ½ AT², 10 × t²। तो यहाँ से t² = 4, तो t = 2 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ आ गया है। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन लिखा कि पार्टिकल जो है 2 सेकेंड में वहाँ पहुँच गया है, तो ये तो एकदम सही लिख दिया है, तो इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। फिर इसमें टॉर्क के बारे में कहा गया कि इसका टॉर्क 2 kK होगा, टॉर्क की वैल्यू 2 kK होगी जब पार्टिकल पास होगा इस वाले पॉइंट से, यानी जब यहाँ से गुजर रहा है पार्टिकल, उस समय जब पार्टिकल इस जगह से गुजर रहा है, इसकी वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन इसका 10 है, 2 सेकेंड है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। इस समय इस पे टॉर्क कितना लग रहा है? तो हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क का, टॉर्क होता है R×F। तो R×F की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं, R इसका पोजीशन वेक्टर होगा, तो पोजीशन वेक्टर आप आसानी से लिख सकते हैं 10i⁻⁻⁰ -1j⁻⁻। क्रॉस फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका 10 है, मास इसका 0.2 है, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.2 × 10, यानी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2i⁻। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो i×i तो 0 हो जाएगा और j×i -k हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू प्लस में आ जाएगी 2 kK। तो ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टॉर्क की वैल्यू 2 kK होगी, ये बात एकदम सही बोल दी गई है, इसलिए हम इसको भी टिक कर देंगे। फिर इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 4 kK व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू दिस पॉइंट। जब ये पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इस एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क किसके अबाउट पूछा है? ओरिजिन के अबाउट पूछा है, तो ये मैंने आर वेक्टर यहीं से लिखा था। एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो R×P होगा, तो R×P के कैलकुलेशन में आपके पास में R जो है वही वाला आ जाएगा 10i⁻⁻ -j⁻⁻। क्रॉस मोमेंटम वेक्टर लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, मास इसका 0.2 है, तो मोमेंटम हो जाएगा 0.2
इंटू 20, जिसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, 4i कैप। तो यहाँ से i क्रॉस i 0 हो जाएगा, j क्रॉस i माइनस के हो जाएगा, तो ये 4k कैप आ जाएगा, एक माइनस पहले से इसलिए 4k कैप लिखा है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो 4k कैप के बराबर है। तो ये बात ठीक हो गई, ऐसा ही आ रहा है हमारा। टॉर्क इज इक्वल टू k कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू 0, -10 -h। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल पास करता है इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से जहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, उस समय जो टॉर्क की वैल्यू है, तो अगर हम देखें तो F इस पे कांस्टेंट लग रहा है और R परपेंडिकुलर कांस्टेंट है। टॉर्क का फार्मूला होता है R परपेंडिकुलर इंटू F। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स है, फोर्स फिक्स है, तो टॉर्क फिक्स आएगा। तो टॉर्क इस पॉइंट पे निकाल लें या इस पॉइंट पे निकाल लें, उस पॉइंट पे निकाल लें ओरिजिन के अबाउट, उसकी वैल्यू वही आएगी जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है, 2k कैप के बराबर। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि k कैप के बराबर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ABC। ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, बोर मॉडल, बेसिक सही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ये ट्रू फॉल्स माने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें छांटना है। तो इसके लिए एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सवाल है ए, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज 9/5। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के अंदर सवाल आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लाइंस होती हैं हमारी बोर मॉडल में, कुछ इस तरह की होती है। सबसे नीचे वाले को अगर -E0 मानते हैं तो ये E0/4 -E0/9 -E0/16 -E0/n², n नंबर का लेंगे तो, और इन्फिनिटी वाले की 0 होती है। तो हमारे को बात की थी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज करस्पॉन्ड करती है n बराबर 2 पर जंप करने वालों से। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से इस पे जंप करेगा n बराबर 2 पर, तो ये बाल्मर सीरीज के होते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात की जा रही है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो करस्पॉन्ड करेगी सबसे कम एनर्जी वाली, और शॉर्टेस्ट करस्पॉन्ड करेगी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, E0/4। तो hc/λ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा वेवलेंथ इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगा। और इन दोनों का डिफरेंस जो है E0/9 और E0/4, तो E0/4 माइनस E0/9 ये हो जाएगा hc/λ लॉन्गेस्ट। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके इधर लिख देता हूँ, 9 - 4 5 E0/36। इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमको मिल जाएगा 36/5 × 4, और यहाँ से लैम्डा लॉन्गेस्ट अपॉन लैम्डा शॉर्टेस्ट, ऐसा आ जाएगा। 4 से कट जाएगा 9/5, तो लैम्डा लॉन्गेस्ट अपॉन लैम्डा शॉर्टेस्ट। तो ये पहला स्टेटमेंट था हमारा कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का रेशियो 9/5 है। तो ये जो ए है एकदम सही स्टेटमेंट है बाल्मर सीरीज के लिए। फिर इसके बाद में लिखा है कि देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर सीरीज एंड पास्टियन सीरीज। तो किसी भी सीरीज की जो वेवलेंथ आएंगी वो एनर्जी के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग आएंगी। तो हम ये जानते हैं कि लाइमन्स बाल्मर सीरीज जो है वो इन एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हमें प्राप्त होगा, और पास्टियन सीरीज जो है वो हमें n बराबर 3 पर जो आएगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा। तो पास्टियन सीरीज की जो एनर्जी का डिफरेंस है, अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि E0/4 सबसे ज़्यादा एनर्जी E0/4 होगी, और सबसे कम एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस आया जो कि 5 E0/36।
तो 5 ई नॉट बाय 36 से ई नॉट बाय 4 के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज हमें प्राप्त होगी वो बाल्मर सीरीज की होगी। पास्टियन सीरीज के अंदर जब हम जाएंगे तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो हम अगर देखेंगे तो उसके अंदर सबसे शॉर्टेस्ट जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ई नॉट बाय 9 माइनस ई नॉट बाय 16, ई नॉट बाय 9 माइनस ई नॉट बाय 16, तो 16 माइनस 9 7 ई नॉट बाय 144, 7 ई नॉट बाय 144 से लेकर ई नॉट बाय 9 तक। आप इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4 ई नॉट बाय 36 जो कि इससे भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल्मर सीरीज की जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो 5 ई नॉट बाय 36 से लेकर के ई नॉट बाय 4 तक है। अगर हम पास्टियन सीरीज की वैल्यूज़ की बात करेंगे तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू पास्टियन सीरीज के अंदर एनर्जी की आ रही है वो इससे कम है, 4 ई नॉट बाय 36, 4 ई नॉट बाय 36, और इस साइड से जाएंगे तो ये 7 ई नॉट बाय 144, तो ये कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रही है। ये तो बाल्मर सीरीज़ की एनर्जी है, ये पास्टियन सीरीज़ की है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में गलत हो गया कि ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो स्टेटमेंट है हमारे पास में वो द वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज आर गिवन बाय दिस where lambda naught is the shortest wavelength of the Lyman series। तो अब ये लाइमन सीरीज के बारे में बात की जा रही है। तो लाइमन सीरीज के लिए हम ये जानते हैं एनर्जी लेवल के बारे में कि लाइमन सीरीज की जो एनर्जी लेवल है वो खैर वैसे ही रहेंगे लाइमन बार्मर। तो ये बस इतना सा है कि वो फर्स्ट वाले स्टेट पर पहुंचेंगे, ई नॉट बाय 4, ई नॉट बाय 9, ई नॉट बाय एन स्क्वायर, एक जनरल ले लेते हैं। तो लाइमन में क्या होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचने वाला हो गया, और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जो इन्फिनिटी वाले से ई नॉट पर पहुँचेगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। किसी जनरल के लिए लिखना चाहेंगे तो वो होगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाय एन स्क्वायर, एनर्जी का डिफरेंस वो एच सी बाय लैम्डा के बराबर होगा। इन दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है वो आ जाएगी, इसको इधर लेके आ जाएंगे, एन स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। हम इसमें ऊपर जो जिस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है लैम्डा नॉट के साथ में 1 प्लस समथिंग करके लिखा हुआ है, तो मैं इसको उस तरह से अरेंज करता हूँ, इसके अंदर ऊपर -1 + 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 + 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो जाएगा ये इंटू लैम्डा नॉट। तो ये यहाँ से एक टर्म 1 आ गया, तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया 1 + 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू लैम्डा नॉट। इन्होंने एक क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो लैम्डा है ये होना कुछ ऐसा चाहिए 1 + 1 बाय एम स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट, यानी इस क्वांटिटी को किसी इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। तो एन स्क्वायर माइनस 1 किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक नंबर इंटीजर ज़रूर है ये, पर एन स्क्वायर माइनस 1 को एम स्क्वायर के बराबर लिख दें, क्योंकि ये जो आंसर आएगा ये कोई ज़रूरी नहीं किसी और इंटीजर का स्क्वायर हो जाए। तो इस हिसाब से हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नीचे इंटीजर का स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसलिए हम सी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। फिर वापस डी ऑप्शन में पूछा है कि दी वेवलेंथ रेंजेस ऑफ
लाइमन एंड बार्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। तो ये बात एकदम सही है, हमने अभी देखा था कि ओवरलैप नहीं करती, जनरल बात है ये कि जो वेवलेंथ है ये ओवरलैप नहीं करती, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए एंड डी आर द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल है। यहाँ पर हमें दे रखा है एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर जिसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर। इसके पास हमने एक वर्टिकल मेटल की रेल्स दे रखी हैं और यहाँ पर नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके आगे एक कैपेसिटर है और ये एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसको कि कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जा रहे हैं। ये डिस्टेंस हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा करने से इस कैपेसिटर पर, जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड दे रखा है, अधिक से अधिक कितना चार्ज आएगा और इसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इफेक्टिवली जो हमें कैलकुलेट करना है वो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू हो जाएगी E इंटू सी, जो इसके कंडक्टर के चलने से उसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें और उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा और मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो E बाय आर के बराबर होगी। तो आपको सी तो दे रखा है, आर तो दे रखा है, सारा सवाल सिर्फ इस ई को कैलकुलेट करने वाला है कि इसको मूव करवाने से इसमें कितना ईएमएफ पैदा होता है। अगर आप क्लास वाले लेक्चर को ध्यान रखें तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि इस तरह का जो शेप है या कोई भी शेप हो वो इक्विवेलेंट होता है इस बात के कि आप इसे एक स्ट्रेट वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं सीधे सीधे ही। अगर आप ये बात जानते हैं सीधे सीधे से ही रिप्लेस कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेकर के डी एक्स एलिमेंट वाला, और इसमें आने वाला जो ईएमएफ का फार्मूला होता है V क्रॉस B डॉट डी एल, इस फार्मूले से अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। V क्रॉस, तो V की जगह V आ गया, B की जगह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स और इसकी लेंथ है डी एक्स। ईएमएफ की जहाँ तक डायरेक्शन की बात है V क्रॉस B, B नीचे की तरफ है इस करंट की वजह से, V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर आ रहा तो इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट, पहले वाला लिमिट पॉइंट है 1 सेंटीमीटर यहाँ से और ये वाला एंड है 4 सेंटीमीटर, तो 1 से लेके 4 तक की लिमिट लग जाएगी। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई V अपॉन 2 पाई और ये ln 4 आ जाएगा। अगर आप इसको जानते हैं कि इस तरह से इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो आप ईएमएफ की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं जानते हैं तो जो बेसिक रास्ता है मैं उससे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेटिव। इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंट लिया करंट का, जिसकी लेंथ होगी आर डी थीटा। हमारा फंडामेंटल फार्मूला है डी ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल। हम इसमें पूरी चीज़ें वेक्टर फॉर्मेट में रख देंगे। हम इस तरफ एक्स एक्सिस मान रहे हैं और इस तरफ वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो जेड बाहर की तरफ हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है तो v जे के, इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आई करंट मानते हुए हमने लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन, इस डिस्टेंस को x नॉट मान लिया 1 सेंटीमीटर को, तो ये रेडियस इसकी r है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया r cos थीटा और ये हो गया r। तो यहाँ पर अपने पास इस वायर से इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा x नॉट प्लस r माइनस r cos थीटा, जो कि यहाँ लिखा है x नॉट प्लस r माइनस r cos थीटा। तो ये इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। फिर ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, डी आर आर डी थीटा साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इधर वाला एंगल थीटा होगा। आर डी थीटा के भी 2 कंपोनेंट कर दिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में, और डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो इस वाले एक्सप्रेशन में जे क्रॉस के की वैल्यू जो है वो आई कैप में आ जाएगी।
फिर आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, माइनस साइन बताता है कि इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उधर नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मैं इधर लेके आया हूँ। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके पाई तक, पूरे एंगल का 0 से लेके पाई तक करेंगे। तो ये जो नीचे वाली टर्म आ रही है x0 प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, इसको z मान करके r साइन थीटा, तो ये r बाहर है, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, r साइन थीटा डी थीटा डी जेड हो जाएगा, डी जेड अपॉन जेड ln आ जाएगा, ln z, और ln z की वैल्यू डायरेक्टली रख दिया 0 से पाई। फिर यहाँ पर पाई रखेंगे तो कॉस पाई -1 होगा, तो ये 2r प्लस x0 हो जाएगा। तो ये x0 है और ये r और ये r, 2r प्लस x0 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो cos 0 -1 ये टर्म कट जाएगा, x0 आएगा, तो ये x0 आ गया, इसकी वैल्यू 4/1 हो गई। तो ये जो वैल्यू माइनस साइन हमने उसमें ले लिया EMF की डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। फाइनली हमने ये पता कर लिया कि EMF की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू रख दी अपन ने 2 इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी है, वी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये 3 रख दी, और ये ln4 आ गया, तो ln4 रख दिया। ln4 को 2 ln2 लिख सकते हैं। ln2 की वैल्यू 0.7 क्वेश्चन में दे रखी है, तो इन सब वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने से फाइनली ये हमें EMF की वैल्यू मिल गई। जो EMF की वैल्यू मिल गई, तो अब इसके 4 ऑप्शंस हैं जिसको हैंडल करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज, तो मैंने इसका सर्किट डायग्राम दिखा दिया। वो जो सेमी सर्कुलर वायर चल रहा था उसका EMF की वैल्यू ये आ रही 12 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻8। तो मैक्सिमम चार्ज E इंटू सी के बराबर हो गया। E की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और C की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड दे रखी है, जो कि सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको सॉल्व करने से 8.4 इंटू 10⁻12 कूलम आ रहा है। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन दी कैपेसिटेंस ये वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसलिए हमने इसमें से C सेलेक्ट कर लिया। दूसरा एक और पार्ट है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम करंट E/R होगा। तो मैक्सिमम करंट E/R होगा, E की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी 12 इंटू 14 इंटू 10⁻8। R की वैल्यू 1.4 ओम दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पुट कर दिया। 14 को 1.4 से डिवाइड किए तो 10 आ गया, 120, सो लिख लेंगे 1.2 इंटू 10⁻6। इतना मैक्सिमम करंट जाएगा जो ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरह से ए और सी इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है और बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वेज दे रखा है जो कि फिक्स्ड है। जो पहले हमने बच्चों से पूछ के जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें उन्होंने वेज चलते हुए बताया था, यहाँ वेज फिक्स है और ये कंटेनर चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर से हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अगर ये कंटेनर इस तरफ जाएगा, कंटेनर में एक्सेलरेशन है इस तरफ है, तो ऐसा होने से एक ऑब्जर्वर को अगर हम कंटेनर की फ्रेम में बिठा देंगे तो एक सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन आती है वो इस तरफ अपोजिट में आ जाएगी। सूडो फोर्स पर यूनिट मास रो इंटू ए, और नीचे की तरफ रो जी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो इस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट होगा 1 से 2 वाली डायरेक्शन में, तो क्योंकि एंगल 45 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट जो है 1 और 2 के बीच, इस तरफ तो आ गया रो ए और इस तरफ आ गया रो जी बाई रूट 2। अब उनमें से जो बड़ा होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। तो हम P1 माइनस P2 निकालना चाहते हैं, तो इधर की तरफ नेट प्रेशर ग्रेडियंट इस तरफ आ जाएगा, रो जी बाई रूट 2 -1। तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर P2 मान लेते हैं, प्लस रो प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है जी बाई रूट 2 -1 इस वाले पॉइंट के लिए, इनटू ये वाला डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस है D, हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस D है। तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये D ये हो गया और D ये हो गया, तो ये रूट 2 D हो गया, ये डिस्टेंस रूट 2 D इज इक्वल टू P1।
तो इसको इस साइड लेके जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा रो डी और यहाँ पर आ गया √2 g/√2 माइनस ए था, ये 1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो g/√2 माइनस ए P1 माइनस P2, इसको रो जी डी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये √2 अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस √2 a/g और इधर आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, इसको हम बीटा बोल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब इनमें कुछ केसेस दे रखे हैं, जब a की वैल्यू g/√2 होगी तो यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू जब g/√2 होगी तो ये 0 आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसलिए a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बोला है कि जब a की वैल्यू g/√2 होगी तो बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो गलत हो जाएगा। जब a की वैल्यू g/2 होगी तो यहाँ पर a की जगह g/2 रख देंगे, तो फिर यहाँ से बीटा की वैल्यू 1 माइनस 1/√2 जो कि इसके बराबर आ रहा है, जो कि ठीक हो रहा है, तो इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही, सी वाला सही हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ए एंड सी। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्लास का ही क्वेश्चन है, मैं तो पिछली क्लास में ही एग्जाम्पल लिया अभी। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली जाता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो उसकी रेडियस का एक फार्मूला होता है, तो रेडियस का फार्मूला होता है mv/qb। यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया, तो इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे तो 2mke/qb, और काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में लिखेंगे तो 2mq × ΔV डिवाइडेड बाय qb। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो r है उसकी प्रोपोर्शनलिटी आ रही है √m/√q, यानी √m/q, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग आयंस दे रखे हैं, उनके सर्कुलर पाथ की रेडियस का रेशो पूछा है, तो हमें मास बाय चार्ज की रेशो की टर्म्स में निकालना होगा। तो सबसे पहले सल्फर का आयन दिया हुआ है तो उसको RS लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल है तो R अल्फा, तो यहाँ पर √ऑफ मास ऑफ सल्फर, तो सल्फर में 32m डिवाइडेड बाय Q, ये सिंगली आयनाइज दे रखा है तो इसलिए इस पर E चार्ज हो गया। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो इसका 4m अपॉन उसका चार्ज है 2e, तो इस तरह से आ जाएगा, तो m/e तो √ से कट जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 आ गया तो ये √16 आ जाएगा, 32 ये √ कॉमन आ गया यहाँ पर हमारे पास, ऊपर √32 आ गया और नीचे √2 आ गया, तो √32 को हम लिख सकते हैं 16 × √2, √16 × 2, तो ये इस तरह से आएगा, √2 नीचे से काट देंगे तो √16 आ गया जिसकी वैल्यू 4 आ गई, तो हम ये बता रहे हैं कि इस रेशो की वैल्यू 4 के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दो एक्सिस इसमें रोटेशन की आ रही है, एक एक्सिस हमें ये दे रखी है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा, ये जो सिंबल है इस तरह का ओमेगा वाला, ओमेगा से घूम रहे हैं, और एक डिस्क दे रखी है जो अपने इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, जिसके घूमने की रेट हमें 4 ओमेगा दे रखी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद उसमें एक नंबर आएगा इंटीजर के फॉर्मेट में, उसकी वैल्यू क्या है ये निकालनी है। तो ये दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, एक हिस्सा है रॉड का
जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इस रॉड के सेंटर यहाँ से इस साइड से a/4 डिस्टेंस के ऊपर एक डिस्क बंधी हुई है। तो हम इसको दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो इसमें आ जाएगा L ऑफ रॉड प्लस L ऑफ डिस्क। रॉड और डिस्क इन दोनों को ऐड करके ही हमें प्राप्त होगा। तो अब रॉड का कैलकुलेट करने की बात आ रही, तो रॉड के लिए आप देखेंगे तो ml²/3, तो ma²/3 ये इसका फार्मूला होता है, और ये ओमेगा से घूम रही है तो इनटू ओमेगा, तो ये रॉड का काम इसमें हो गया। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही आ रही है। डिस्क का भी एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में ही है, इसलिए सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट घूम रहा है डिस्क, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस RCM क्रॉस MVCM। हम इस फार्मूले की सहायता से एंगुलर मोमेंटम डिस्क का कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क का कैलकुलेट करते वक्त सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो इस डिस्क का मास पे हमें m दे रखा है और इसकी रेडियस है a/4, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m इंटू a/4 का स्क्वायर mr²/2, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इनटू इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया 4 ओमेगा, तो ये I इंटू ओमेगा हो गया, प्लस इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से, ये जिसका डिस्टेंस यहाँ से 3a/4 है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मास तो m हो गया और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3a/4, ये RCM का डिस्टेंस हो गया, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इंटू आर हो गया 3a/4। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए सीधा सीधा ऐड हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा ma², ये 4 से एक 4 कट जाएगा और एक 4 बच जाएगा, तो ये आ गया ma²/8 ओमेगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/16, तो 9 ma² ओमेगा बाय 16। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो ये तीन टर्म इसके अंदर आ जाएगी, तो यहाँ पर ma²/8 ओमेगा प्लस 9ma²/16 ओमेगा, तो यहाँ से टोटल मिलाकर के नीचे आ गया हमारे पास 48, तो यहाँ पे 16 आ गया, 16 ma² ओमेगा, फिर 6 ma² ओमेगा और 3 आ गया, तो 27 ma² ओमेगा, तो 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 6 39 प्लस 10 49, तो ये हो गया 49/48 ma² ओमेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि ma² ओमेगा बाय 48 इंटू n, इस n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 49 है, तो हम इसका कहेंगे कि इसका आंसर है 49। ठीक है, ये क्वेश्चन रेडिएशन पर बेस्ड है, मैंने सिंपल सा ही है, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है। हमने क्वेश्चन किया था कि बॉल को आइसोलेटेड स्पेस में रखेंगे तो ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, सेम ही क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है जिसका कुछ टेम्परेचर है T मान लेते हैं एक बार के लिए, और उसके चारों तरफ एक स्फीयर है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, जो कि फिक्स्ड है, इसको मेंटेन किया गया है ऐसा मानना है। तो इससे कुछ रेडिएशन होगा लाइट का, जिससे इसका टेम्परेचर कम होगा, तो इसका टेम्परेचर कम होगा तो कितनी देर बाद में कितना टेम्परेचर होगा ऐसा दे रखा है। तो पहले इसका टेम्परेचर हमको दे रखा है कि 200 केल्विन के बराबर है, तो पहले इसका टेम्परेचर 200 केल्विन है, 200 केल्विन से ये 100 केल्विन तक जाता है, तो इसका टाइम इसमें T1 दे रखा है क्वेश्चन में, फिर 100 केल्विन से फर्दर 50 केल्विन तक जाता है, और टोटल 200 से 50 तक जाने का टाइम T2 दे रखा है। तो इस T2/T1 का रेशो हमें पता करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि
ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर्मूला लगाया, इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानते हुए इसका E1 हो गया। तो सिग्मा ई ए स्टीफन्स लॉ लगाया, टी की पावर 4, ये एनर्जी इसने रेडिएट किया होगा, इसको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इसको रेट ऑफ लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की टर्म में लिख देंगे माइनस एम एस डी टी बाई डी टी। फिर इस डी टी को इस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे और टी को इधर लेके जाएंगे, तो टी की पावर -4 आ गया। इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर T1 से T2 की लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ टाइम की वैल्यू इस तरह के फॉर्मूले में आ गई। तो क्वेश्चन में एक बार कहा गया है कि 200 से 100 पे गए तो फाइनल टेम्परेचर इज़ 100 और इनिशियल टेम्परेचर इज़ 200, तो T2 इज़ फाइनल टेम्परेचर, तो 100 का पावर -3 माइनस 200 का पावर -3, और इस इंटीग्रेशन में t की पावर -4 था, -3 आएगा तो ये माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे डिवाइड होगा 3 से, तो ये 3 लिख दिया इधर। अब फिर यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि T1 का एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि 100 की पावर -3 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 200 को लिख सकते हैं 100 इंटू 2, तो ये 2 की पावर -3 यहाँ बच गया। फिर सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर 200 से 50 गया, तो फाइनल टेम्परेचर इसका 50 हो गया, इनिशियल टेम्परेचर 200 हो गया, तो यहाँ पर 200 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 4, तो 50 की पावर -3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4 की पावर -3 हो गया, ये T2 टाइम आ गया। हमें इस T2 बाई T1 की वैल्यू चाहिए, तो जिसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन दिखा रखा है, T2 बाई T1, जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर वो बाकी टर्म जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वो हट जाएंगी, और जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है T2 बाई T1 में 50 की पावर -3 अपॉन 100 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -3, तो उसको ऊपर लेके आएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि 8 है। और जो दूसरी टर्म्स हमें दे रखी हैं वो है 2 की पावर -3, तो ये 1/8 हो गया, तो 1 माइनस 1/8 आ गया। T1 वाली टर्म डिवाइड हो रही है इसलिए नीचे आ गया। T2 वाली टर्म में 4 की पावर -3 है, तो वो 1/64 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/64, तो 63/64 हो गया, तो 63/64, 8 माइनस 1 7/8, 8 ऊपर चला गया, तो इस तरह का एक्सप्रेशन में 8 इंटू 8 64 हो गया, 64 कट गया, 7 63 को काटेंगे 7 से तो 9 बचेगा, तो हमारा आंसर T2 बाई T1 की वैल्यू हो गई 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा।